मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन मेरे दिल में कोई भी उमंग न थी। और वजह ये थी कि मैं एक अनचाही दुल्हन थी। मेरा दिल हर जज्बात से खाली था। मैं इस समय दिमागी दबाव में थी कि जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरी सांसें अटक गई थी, क्योंकि आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी बेचैनी की वजह यह भी थी कि मैं अपने ही दोस्त की सौतन की हैसियत से इस घर में आई थी। नताशा से मेरी दोस्ती उस समय हुई थी जब मेरी उम्र सिर्फ 5 साल की थी। जब मैं होश में आई तो सड़क पर लेटी हुई थी। मेरे आसपास पुलिस वाले थे। उन्हें कहा बच्ची होश में आ गई है। जब मैं उठी तो वहाँ मौजूद पुलिस वालों ने मैंने अपने माँ बाप के बारे में पूछा, लेकिन वे कहने लगे सब खाई में गिरकर मर चुके हैं, बस तुम ही जिंदा बची हो। ये कहकर 2 दिन उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में रखा और उसके बाद वह मुझे यहाँ छोड़ गए। लेकिन मुझे अपनी माँ के पास जाना है, अपने पापा के पास जाना है। मेरे मम्मी पापा कैसे मुझे छोड़ कर जा सकते? ये सुनकर एक ठंडी हवा भरी थी। नताशा कहने लगी मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरा बहुत बड़ा कमरा था, मेरे पास बहुत सारे खिलौने थे। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती थी। मुझे अपने घर वापस जाना है। वह रो रही थी और उसकी सिसकियाँ मुझे तकलीफ पहुँचा रही थी। मेरी भी आंखों से आंसू बहने लगे। न जाने नताशा ने ऐसा क्यों बात की कि मैं उसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी और फिर वह भी धीरे धीरे मुझे जाने लगी। जैसे समय गुजरता गया हम दोनों ये हाल है कि एक जान और 2 शरीर थे। फिर तो जहाँ नताशा वहीं मैं पाई जाती थी। जब तक नताशा नहीं आ जाती मैं खाना नहीं खाती, और उसका भी यही हाल था। समय के साथ साथ हमारी मोहब्बत परवान चढ़ती गई। हमने अनाथ आश्रम में ही 10वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। हम लोग पढ़ने में भी बहुत होशियार थे, इसीलिए इंचार्ज से अनुमति लेकर हमने कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया और फिर कॉलेज के बाद हम अनाथ आश्रम के बच्चों को पढ़ाने लगे। उसी समय नताशा के लिए बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आ गया। उसके चाचा ने ही उसकी परवरिश की थी, लेकिन वह भी अब मर चुके थे। उनका घर अपना था, अच्छा कमाता था। उसने सोचा कि वह अनाथ लड़की से सहारा दे, लेकिन वह कहता था कि लड़की को मैं खुद देखकर पसंद करूंगा। हालांकि मैं भी प्यारी थी, लेकिन नताशा बेहद हसीन थी। हम 5 लड़कियां थी जो उम्र में कम थी और लड़कियां छोटी थी। यह फिर ज़्यादा उम्र की हो चुकी थी, इसीलिए इंचार्ज ने हमें ही बुलाया था। उस नौजवान ने पूरी नज़र पर हम पर डाली और नताशा पर जाकर उसकी नज़र रुक गई थी। उसने कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, और यह सुनते ही नताशा की रंगत सफ़ेद पड़ गई थी। वह बहुत ही परेशान हो गई थी। कहा कि ठीक है, आप कल आ जाना और नताशा की ओर से तुम्हारी बहुत ही सादगी से शादी कर देंगे। नताशा ने फ़ौरन हाँ कि मुझे नहीं करनी शादी। ये कहकर वह फ़ौरन वहाँ से निकल गई थी। हम चारों लड़कों और लड़की इंचार्ज को हैरत से देख रहे थे। वह लड़का भी कुछ परेशानी का शिकार हो गया। इंचार्ज ने कहा कि ऐसा करें कि आप किसी और लड़की को पसंद कर लें, लेकिन वह लड़का कहने लगा मुझे वही लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। हो सकता है कि अचानक से शादी की बात पर घबरा गई हो। आप उसे समझाइए, मैं 2 दिन बाद पंडित जी को लेकर आऊँगा। ये कहकर वह लड़का वहाँ से चला गया। मेरे इंचार्ज ने ठंडी आह भर के रह गए थे। पहली बात तो ये अच्छे रिश्ते आते नहीं, और अगर किस्मत से आ भी जाए तो लड़की उसे अपनी खुशनसीबी ही समझती है। हम सब ने उस लड़के की अच्छी तरह से छानबीन कराई है। ये बहुत ही शरीफ नौजवान है, अच्छा कमाता है, अपना घर है। नताशा को और क्या चाहिए? फिर इंचार्ज मुझसे कहने लगे सुनैना, तुम समझाओ नताशा को, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। मैंने कहा जी मैडम, मैं उसे ज़रूर समझाऊंगी। हैरान तो मैं भी थी कि नताशा ने इनकार क्यों किया। जब मैं ऊपर कमरे में गई तो वह बेतहाशा रोए जा रही थी। मुझे देखकर मेरे साथ लगकर और ज़्यादा रोने लगी। कहने लगी सुनैना, मुझे नहीं करनी तुम उससे शादी। मैंने कहा क्यों नहीं करनी, क्या बुराई है? उसने कहा तो बुढ़ा है ना, कि शक्ल सूरत बुरा है ना, गरीब है। ऐसे रिश्ते को किस्मत वालों को मिलते हैं। अगर माँ बाप के घर बैठी बिठाई शादी के लिए ऐसे रिश्ते आ जाए तो वे लोग उसे खुशनसीब समझते हैं। तुम्हें तो अनाथ आश्रम में ऐसा रिश्ता मिल गया, ऊपर वाले का सुनकर। नताशा कहने लगी सुनैना, कहीं मैं अपना सर पीट लूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। देखो सुनैना, हम एक दूसरे के दुख दर्द के साथी हैं और हमेशा साथ रहेंगे। तुमने हमेशा मेरे आंसू पोंछे और मैं तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच
भी नहीं सकती। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें किसी तीसरे की ज़रूरत, और हम यूं ही अपनी ज़िंदगी इसी अनाथ आश्रम में गुजार ले। यहाँ की लड़कियों को पढ़ाएंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, यहाँ का सिस्टम संभालेंगे, बस गुजर जाएगी ज़िंदगी। शादी करना कोई ज़रूरी तो नहीं है। मैंने कहा, तुम पागल हो? वह लड़का तो तुम्हें देखकर तुम्हारा दीवाना हो गया है, कहता है तुम मुझे इसी लड़की से शादी करनी। पति की मोहब्बत तो एक अलग ही चीज़ होती है, और ये तो हर औरत की नेचुरल इच्छा होती है कि उसे कोई चाहे। तुम तो इस मामले में भी खुशनसीब हो कि वह लड़का तुम्हें पहले ही नज़र में चाहने लगा। नताशा कहने लगी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हो सकता है दोबारा मुझे अनाथ आश्रम आने ही ना दे, तुमसे मिलने ना दे तो मैं मर जाऊंगी। वो कुछ ज़्यादा परेशान हो रही थी। मैंने उसकी आंसू पोंछे, उसे मोहब्बत से समझाया, और फिर उससे ये भी वादा किया कि मैं तुम्हारे पति से खुद बात करूंगी, वह तुम्हें हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ मिलवाने लाता रहे। ठीक है, मेरे बहुत समझाने पर वह राजी हुई थी, लेकिन शादी से पहले वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। बार बार मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने पास ही बैठा लेती थी। तुम मत जाओ, मेरे पास ही बैठी रहो। मैं भी उसके पास ही बैठी रही। दिल तो मेरा भी उसकी तरफ से बहुत उदास था, लेकिन शादी तो उसी करनी थी। मैं इसीलिए खुश थी कि मेरी दोस्त एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी। मुझे और क्या चाहिए था। नताशा शादी के बाद मेरे गले लगकर कर खूब रोई, फिर और विदा होकर चली गई। मैंने नताशा के पति से कहा था कि वह उसे कुछ दिन बाद ही अनाथ आश्रम मिलवाने के लिए ले आना, और उनसे इस बात पर हामी भी भरी थी। वह बहुत अच्छा इंसान था। उसने 2-3 दिन बाद ही नताशा को अनाथ आश्रम में पूरे दिन के लिए छोड़ दिया था। जब नताशा आई तो उसके चेहरे पर फैली खुशी देखकर मुझे भी खुशी हुई थी। वह इतनी खुश थी कि जिसकी कोई हद न थी। बार बार मुझसे साहिल की ही बातें किए जा रही थी। कहने लगी, सुने ना, वह बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मोहब्बत करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। पता है, वह कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई थी। तुम इतनी खूबसूरत हो। मैं खुश थी कि चलो नताशा अपनी ज़िंदगी में खुश तो हुई। उसके बाद वह जब भी आती अपनी बातें मुझसे करने लगती। उसकी बातें साहिल के आसपास ही घूमती रहती। कहती, वह ये करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। कुल मिलाकर साहिल नताशा पर दिलो जान से फिदा था। 1 साल बीत गया था, लेकिन उसके घर औलाद नहीं हुई थी, और फिर साहिल की मोहब्बत में ज़रा सी भी कमी नहीं आई थी। उन्हीं दिनों इंचार्ज ने मुझसे कहा कि अब तुम ऑफिस में बैठकर मेरा काम संभालो, क्योंकि अब मैं ज़्यादा समय नहीं दे सकती। इंचार्ज कुछ बीमार पड़ने लगी थी। मैंने इंचार्ज की कुर्सी संभाली। अब इंचार्ज कम ही आती थी, लेकिन उसका भाई नितिन ऑफिस में बैठने लगा था। वह ऑफिस के बाहरी मामलात देखा करता था, और अनाथ आश्रम के मामले के लिए मुझे उनसे बातचीत भी करनी पड़ती थी। खुश मिजाज किस्म का इंसान था, लेकिन शोख मिजाज बहुत ज़्यादा था। बात बात पर हंसने लगता था, मजाक करने लगता था। पहले तो उसकी संगत में बहुत घबराती थी। वह मुझसे कहता था, खूबसूरत लड़कियों के नखरे वो बड़े हैं भाई, लड़कों के सीधे मुंह बात ही नहीं करती। इतनी भी क्या, हाँ शायद मैं खूबसूरत नहीं हूँ, हैंडसम नहीं हूँ, शायद इसलिए। फिर मुझे देख कर कहने लगा, यार तुम बताओ सुनैना, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ जो लड़कियाँ मुझे देख कर ही अपना रुख बदल लेती है? मैं अब उसकी बात का क्या जवाब देती। मैं तो टालने की कोशिश करती। मैंने कहा कि आपको मालूम है कि जो अनाथ आश्रम में आए हैं उनमें से कम उम्र बच्चियों की संख्या कितनी है? मैं खामखा ही रजिस्टर खोलकर उनमें से देख कर बात करने लगी। उसने मेरे हाथ में पेन लेकर एक तरफ रखे और रजिस्टर बंद कर दिया। कहने लगा, सुनैना, मैंने आपसे कुछ पूछा है, मुझे बताएं। मैंने कहा, आपके सवाल का मैं क्या जवाब दे सकती हूँ? बहुत ही बेकार का सवाल है, सुमित कहने लगा। असल में एक लड़की को पसंद करता हूँ, दिलो जान से उसे चाहने लगा हूँ, लेकिन वह तो मुझे घास भी नहीं डालती, मुझे देखकर ही अपनी नज़रें फेर लेती। इसीलिए मुझे डर सा लग रहा है कि ये ना हो मोहब्बत का इजहार करूं और आगे से वही खरी खोटी सुना दे। आप बताइए, क्या मैं हैंडसम नहीं लगता? वह इंचार्ज का भाई था, मैं उसकी बुराई कैसे कर सकती थी? बेशक वह बेहद खूबसूरत नौजवान न था, लेकिन अच्छा था। मैंने कहा, आप बहुत अच्छे हैं, अपनी किस्मत आजमा लो। कहने लगा, अपने मुझे देखा है, ज़रा गौर से देख कर बताइए। लड़कियों को ज़रा ज़्यादा पता होता है, क्योंकि लड़कियां एक जैसे ही सपने देखती हैं।
अब मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि मैं उसे यूं आंखें फाड़ कर देखती। मैंने बस छोटी सी नज़र उस पर डाली और कहा, जी हाँ, आप अच्छे खासे ही हैं। कहने लगा, अगर आपको मुझे जैसा लड़का प्रपोज करे तो क्या आप मान जाएंगे? अब तो उसके सवालों ने मुझे बदहवास कर दिया था। मैं बेहद नर्वस थी, उसे क्या जवाब देती। सुमित कहने लगा, बताइए ना सुनैना। मैंने कहा कि हमारी चॉइस कहाँ देखी जाती है, हमारी मर्जी के पूछी नहीं जाती। मेरे लिए तो किसी बुढ़े का रिश्ता भी आ गया तो मैं उस पर एतराज़ नहीं कर सकती। जिस कड़वी सच्चाई का मैंने उसे हवाला दिया था, उसका चेहरा एकदम से बुझकर रह गया था। एकदम से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये देखकर तो मैं बुरी तरह से उछल पड़ी थी। उसने पहले कि मैं कुछ कहती वह कहने लगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। सुनैना, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, वह लड़की कोई और नहीं तुम ही हो। सुनकर तो मेरे कानों में सीटियाँ बजने लगी थी। मैं इस तरह के इजहार मोहब्बत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने लगी और कमरे से बाहर निकली थी, लेकिन दरवाजे तक पहुंची ही थी कि वह कहने लगा, सुनैना प्लीज़ इनकार मत करना। और फिर इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वह एक अच्छा लड़का था। दूसरे दिन इंचार्ज बड़ी खुशी से आई थी और सुमित के साथ ही था। कहने लगी, हम दो ही बहन भाई हैं और ये मेरे साथ ही रहता है। सुनैना, तुम इसकी संगत में बहुत खुश रहोगी। इसने दुबई की कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि इसकी नौकरी ज़रूर लग जाएगी। मेरा भाई शादी के बाद तुम्हें दुबई ले जाएगा। इससे पहले कि इंचार्ज मेरी उंगली में अंगूठी पहनाती, सुमित कहने लगा, दीदी सुनैना की अंगूठी को मैं पहनाऊंगा। अनाथ आश्रम में मौजूद सब औरतें इस खुशी में शामिल थे। उन्हें दिनों नताशा अपने पति के साथ घूमने नैनीताल गई हुई थी। मैंने उसे ये खबर नहीं सुनाई, वरना वह तो सब कुछ छोड़कर वहाँ पहुँच जाती। मैंने सोचा वह मुझसे मिलने आएगी तो मैं उसे खुशखबरी सुना दूंगी। जाहिर सी बात है वह ही बहुत खुश होगी। नैनीताल ट्रिप पर जाने से पहले नताशा ये आई थी। कहने लगी, मेरा बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं चाह रहा सुनैना, तो ऐसा करो तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा, मैं कैसे जा सकती हूँ? अनाथ आश्रम अब मेरे सर पर है, तुम खुद सोचो, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। नताशा बोली, तुम्हारे बगैर मेरा दिल वहाँ नहीं लगेगा। मैं जब तक हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ ना आ जाऊँ मेरा दिल नहीं लगता। लेकिन मैं उसे कहा कि अब अपने घर में दिल लगाना शुरू करो। भला ये कोई बात है? तो साहिल भी मुझे कहने लगा था कि आप ही समझाइए कि ये घर पर दिल लगाए। हर समय ये आपकी ही बातें करती रहती है और मुझे यहाँ आने की जिद करती हैं। ऐसा ऑफिस का कर्मचारी हूँ, अगर काम नहीं करूँगा तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने नताशा को बहुत समझाया। उधर साहिल नताशा को घूमने के लिए नैनीताल ले गया था और उधर सुमित से मेरी मंगनी भी हो गई थी। खैर 2 महीने बाद ही शादी होने वाली थी, लेकिन मैंने इंचार्ज से साफ कह दिया था इन 2 महीने में सुमित से कहें कि वह मुझसे दूर रहे। मेरी बात सुनकर सुमित मुझे नाराज़गी भरी नज़रों से देख रहा था। वह कह रहा था, एक बार मेरे घर आओ तो तुम्हें बताऊंगा। बहुत पाबंदियाँ लगानी आती है तुम्हें, गिन गिन के बदले लूँगा। तुमको तो जुदाई की सज़ा मुझे दे रही हो, बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें इसकी। इस तरह की बातें मेरा दिल धड़कने के लिए काफ़ी थी। मुझे लगा था कि नताशा 8 दिन बाद आएंगी, लेकिन वह तो चौथे ही दिन रोते धोते अनाथ आश्रम पहुँच गई। कहने लगी, वहाँ मेरा दिल नहीं लगा, वहाँ बार बार मुझे तुम्हारी याद आती रही। इसीलिए मैंने साहिल से कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, चलो वापस चलो। मजबूरन उसे वापस आना पड़ा। मैं उससे बेवकूफ़ लड़की की अकल पर जितना भी अफसोस करती उतना ही कम था। खैर मैंने उसे अपने हाथ से पहनी अंगूठी दिखाई तो वह मुझे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, ये कब खरीदी तुमने? मेरे चेहरे पर फैली मुस्कान देखकर वह कुछ परेशान सी हो गई थी। मैंने उसे धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। वह सुनकर वह तो हत्थे से ही उखड़ गई थी। हालांकि मुझे तो लगा था वह मोहब्बत से मुझे गले लगाएगी। मुझे ढेर सारी दुआएं देगी। कहने लगी, इंचार्ज का भाई होता कौन है तुम्हें मुझसे जुदा करने वाला? मैंने कहा, तुम्हें क्या हो गया है नताशा, ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? नताशा कहने लगी, नहीं तुम उसके साथ शादी नहीं कर सकती। मैंने कहा, क्यों नहीं कर सकती? सुमित बहुत ही अच्छा इंसान है। नताशा कहने लगी, बस नहीं कर सकती, ये तो तुम्हें मुझसे बहुत दूर ले जाएगा। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब
भी पहले यहाँ आता था अपनी बहन से, यही कहता था कि मैं तो दुबई में जॉब करूँगा और वहीं शिफ्ट हो जाऊँगा, मुझे इंडिया में रहना नहीं है। ये तो शादी करके तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगा और मैं तो मर जाऊँगी तुम्हारे बगैर। मैं उसके इस तरह की बातें सुनकर परेशान हो गई। मैंने कहा, नताशा, हमेशा हमेशा के लिए कोई साथ नहीं है। हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाता है। तुम भी साहिल के साथ मन लगाओ और अपना परिवार बनाओ। अगर सुमित मुझे दुबई ले भी गया तब भी हम फ़ोन में एक दूसरे से बात करते रहेंगे और जब भी मेरा यहाँ इंडिया में आना होगा तो तुमसे ज़रूर मिलेंगे। लेकिन नताशा ने तो एक तमाशा खासा खड़ा कर दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बेदर्दी से मेरी अंगूठी उतार कर दूर फेंक दी। कहने लगी, ख़त्म करो इस रिश्ते को सुनैना, तुम कभी किसी से शादी नहीं करोगी, मुझ समझी ना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। 2 दिन मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर में काटती हूँ। 2 दिन में 100 बार तुम्हें याद करती हूँ। साहिल की जान खा जाती हूँ कि तुम्हें सुनैना को देखना है, उसने मिलना है, बातें करनी है। जब तक कि मैं तुमसे अपने दिल की बातें नहीं कर लेती मुझे तो चैन ही नहीं आता। तुम कैसे किसी और से शादी कर सकती हो? मुझे नताशा के भोलेपन पर अफसोस होने लगा। मैंने सबसे पहले अपनी अंगूठी ढूंढ कर पहनी और फिर नताशा से सख्त शब्दों में कहा कि बहुत हो गया, तुम्हें अपने घर में दिल लगाना चाहिए अपने पति के साथ। जाहिर सी बात है, मैं भी सारी ज़िंदगी तो ऐसे नहीं बैठी रहूँगी। शादी तो मुझे भी करनी है। सुमित नहीं होगा तो कल को किसी और से हो जाएगी, लेकिन मैं हमेशा यहाँ अनाथ आश्रम में बैठी तो नहीं रहूँगी। मेरी भी अपनी कोई ज़िंदगी है। ये सुनना था कि नताशा रोने लगी और फ़ौरन वहाँ से चली गई। मैंने सोचा, अच्छा है कि वह चली गई, 2-3 दिन में वह भी वापस आ जाएगी, उसे अपनी हरकत पर शर्मिंदगी होगी। लेकिन 8 दिन गुजर गए थे, नताशा की कोई खबर नहीं थी। अब तो मुझे नताशा की तरफ से परेशानी होने लगी थी। दूसरी तरफ सुमित रोज़ फ़ोन कर मुझसे बातें करने लगा था। रोज़ाना वह मेरे साथ कोई ना कोई प्लान बनाता था। कभी कहता, शादी की फ़ौरन बाद हम यहाँ घूमने जाएंगे, कभी कहता वहाँ घूमने जाएंगे। मैं भी आजकल ऐसे ही हसीन सपने सजा रही थी कि जब नताशा साहिल का कॉल आया। वह बहुत परेशान था। कहने लगा, सुनैना, क्या आप घर पर आ सकती हैं? मैं बहुत मजबूर ही हालत में मैंने आपको फ़ोन किया है। मैंने कहा, क्या हुआ? साहिल कहने लगा, नताशा बेहद बीमार है, उसका बुखार नहीं जा रहा, बुखार में भी वह आपको ही बुला रही है। ये सुनना था कि मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं फ़ौरन से नताशा के घर गई थी। वह बेखुद सी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब मैंने उसके पास गई तो मैंने पुकारा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, आंखों से आंसू बह रहे थे मुझे देखकर। और कहने लगी, दुआ करो सुनैना, मैं मर जाऊं। उसकी ये बात सुनकर मैं तड़प उठी। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? भगवान करे तुम्हें कुछ ना हो। वह कहने लगी कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। तुम्हें क्यों समझ नहीं आता? जब मैं यहाँ तुमसे नाराज़ होकर आई हूँ, मैं तभी से बुखार में हूँ। साहिल से कई बार कहे कि वह मुझे तुम्हें बुलाकर मेरे पास ले आए, तभी ठीक हो जाऊंगी, लेकिन वह नहीं माना। 10 दिन से मैं बुखार में हूँ, मेरा बुखार एक पल के लिए भी नहीं होता। जाकर साहिल ने तुम्हें बुलाया है, ये कहकर वह रोने लगी। मैं उसकी मोहब्बत के आगे बेबस हो गई थी। मैंने उसको अपने सीने से लगाया, उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी रो रही थी। कहने लगी, तुमने शादी की ही करनी है ना, तो ठीक है, ऐसा करो, साहिल से कर लो। ये बात सुनकर तो मेरा सर चकरा कर रह गया था। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? वह रोने लगी, मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगी, सुनैना, मैं मर जाऊंगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी दोस्त जिंदा रहे तो साहिल से शादी कर लो। हम दोनों मिलकर रहेंगे जैसे बचपन से अब तक मिलकर रहते आ रहे हैं। मुझे इस चीज़ में कोई जलन नहीं होगी कि तुम मेरे पति की पत्नी हो, मेरी सौतन हो। मैंने अपना हाथ उसके हाथ में छुड़ाया। मुझे लगा वह अपने होश में नहीं है। मेरा यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। जैसे ही मैं उठकर पीछे पलटी तो साहिल दरवाजे के पास ही खड़ा था। उसके हाथ में 2 कप चाय थे। मेरा उसे नज़रों का टकराव हुआ तो वह कुछ गड़बड़ सा गया। उसके चेहरे की नगाह बड़ी साफ जाहिर थी। मैं फ़ौरन से कमरे से निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि नताशा मुझे ये बात भी कह सकती है। अंदर से मुझे नताशा की और साहिल की लड़ने की आवाज़ आ रही थी। हर बार कह रही थी कि तुम मेरी दोस्त से शादी कर लो वरना मैं बगैर मर जाऊंगी। साहिल बोला, तुमने
क्या तमाशा बना रखा है। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे अलावा किसी को आंख भर कर देख भी नहीं सकता, और शादी तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं करनी शादी तुम्हारी दोस्त से। यही बेहतर होगा कि तुम भी अपने घर में दिल लगाने की कोशिश करो, क्योंकि तुमने अपनी वजह से सबको परेशान कर रखा है। लेकिन उसके बाद तुम्हें अचानक से साहिल की चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ तो मैं जल्दी कमरे में भागी थी, तो मैंने देखा कि नताशा ने अपने मुंह में ढेर सारी नींद की दवाइयाँ डाल रखी थी और पानी पीकर उन्हें निगल लिया था। कहने लगी, ठीक है, मैं मर जाती हूँ, फिर तुम दोनों जो चाहे कर लेना। यह सुनना था कि हम दोनों के होश उड़ गए थे और फौरन साहिल उसे अस्पताल लेकर भागा। मैं भी साथ ही गई थी, लेकिन धीरे धीरे वह नींद में जा चुकी थी। जब तक हम अस्पताल पहुंचे मैं बेहोश हो चुकी थी। 2 दिन लग गए थे, लेकिन ना तो नताशा को होश आ रहा था, ना ही डॉक्टर कुछ उम्मीद से नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा उसका स्टमक तो वॉश कर दिया था, लेकिन कहने लगे कि दवा का असर उसके पूरे शरीर में फैल गया है। हमें डर है कि वह कोमा में न चले जाए। यह सुनना था कि मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। समीर की हालत भी मुझसे अलग न थी। 2 दिन बाद उसे होश आ गया था तो हमारी जान में जान आई, लेकिन वह अपनी जिद पर अब भी अड़ी हुई थी। हम दोनों से कहने लगी कि अगर तुम दोनों ने शादी ना की तो मैं फिर से ऐसे ही कोई हरकत करूँगी। मैं सुमित को कभी भी सुनैना के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी के साथ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ वह हर समय मेरी आंखों के सामने रहे, जरा सा दूर ना हो, वरना मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। साहिल अब जान चुका था कि वह सिर्फ धमकी नहीं दे रही, वह सचमुच कर गुजरेगी, इसीलिए उसने हथियार डाल दिए थे। फिर मुझे भी हार माननी पड़ी। जैसे ही नताशा की तबीयत थोड़ी संभली, उसने अस्पताल के पास वाले मंदिर में ही जाकर मेरी और साहिल की शादी करवा दी। जब मैं हॉस्पिटल में अनाथ आश्रम से वापस आई तो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। 2 दिन बाद मैं अनाथ आश्रम पहुंची थी और सामने ही सुमित मुझे घूर रहा था। कहने लगा, क्या हुआ था तुम्हारी दोस्त को? 2 दिन तो उसके घर में रहने चली गई। कितना फ़ोन किया मैंने तुम्हें सुनैना, एक फ़ोन का भी तुमने कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं उसे क्या कहती। मैं हाथ से अंगूठी उतारी और उसके हाथ में थमा दी। वह तो हैरत से मुझे देखता रह गया। कहने लगा, सुनैना ये क्या है? मैंने कहा कि सुमित, मैं तुमसे रिश्ता ख़त्म करना चाहती हूँ, मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती। ये सुनैना था कि वह गुस्से से पागल होने लगा। कहने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, रोज़ाना फ़ोन पर हम बातें करते हैं। कल तक तो तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ न था, आज ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा, आज मेरी शादी हो गई है। ये सुनना था कि वह तो मुझे यूं ही देख रहा था, मुझे जैसे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और अब उसकी नज़र मेरी मांग में भरा सिंदूर पर पड़ी थी। वह चौंक गया था। सुनैना, ये सब क्या है? कह दो कि ये सब झूठ है। सुनैना, भगवान के लिए ऐसा जानलेवा मजाक मत करो। यह सब सुनकर मैं हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे रोते रोते सब कुछ बता दिया। वह कहने लगा कि ये जज्बाती फैसला है, तुम अभी तलाक ले लो उस लड़के से। मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। जब तुम्हारा दिल ही इस बात के लिए राजी नहीं तो तुम कैसे शादी कर सकती हो? ये तुम्हारे साथ ही ज्यादती है, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। सुनैना, चलो फ़ोन लगाओ अपनी दोस्त को। सुमित बेहद परेशान था। मैंने कहा, सुमित, वह मर जाएगी। पहली बार मैं सुमित की आंखों में आंसू देखे थे। कहने लगा, और मैं मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने क्या? मैं इतना गैर हूँ तुम्हारे लिए क्या? मेरे लिए तुम्हारे दिल में कुछ भी जज्बात नहीं? वह अपने आंसू पोंछने लगा। ठीक है, जाओ, जाकर अपने दोस्त की ज़िंदगी दो। ये कहकर वह रुका नहीं था, अनाथ आश्रम के बाहर निकल गया। 2 दिन तक मैं रोती रही। एक दिन अनाथ आश्रम की इंचार्ज मेरे पास आई और कहने लगी, सुनैना, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे भाई का दिल तोड़ दिया। वह आज शाम की फ़्लाइट से दुबई जा रहा, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि दुबई में जॉब लग गई है और शादी के फ़ौरन बाद वो तुम्हें दुबई ले जाता। लेकिन तुम्हारे फैसला ने मेरे भाई के जीने की इच्छा छीन लिया है। उसके चेहरे में मुस्कुराहट गायब हो गई है। आज रात की फ़्लाइट से ही वह जा रहा है और कभी वापस नहीं आएगा। यह सुनकर मेरा दिल कुछ पल के लिए सीने में ही थम गया था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? अपने दोस्त की कुर्बानी
तो नहीं दे सकती थी। कुछ दिन बाद ही नताशा बड़ी खुशी खुशी साहिल के साथ आई और मुझे विदा करवाने के लिए मेरे लिए एक शादी का लहंगा भी लाई थी। उसने मुझे अपने हाथ से तैयार किया था और मैं हैरत से उसे देख रही थी। वह सच में पागल लड़की थी, वरना अपनी सौतन को कौन यूं सजाता है। हाँ, साहिल के चेहरे पर बहुत उदासी थी, कोई जज्बात नहीं थे उसके चेहरे पर। अब मैं भी जानती थी कि मैं एक अनचाही दुल्हन हूँ। घर जाते ही नताशा ने मुझे कमरे में बिठाया, बाहर चली गई। मेरे दिल में अभी साहिल के लिए कोई जज्बात नहीं था। मैं जानती थी कि वह मेरे लिए भी ऐसे ही कोई जज्बात नहीं रखता। उस समय मुझे बहुत गम था सुमित का, मेरी वजह से दिल टूट गया था, लेकिन मैं क्या करती। बात नताशा की और मैं इतनी खुदगर्जी नहीं हो सकती थी कि मैं अपने दोस्त को मौत के घाट उतार देती। फिर मैंने ये सोचा कि समय के साथ साथ वह भी समझ जाएगी। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला, मैं सिमट कर बैठ गई थी। मैं सोच चुकी थी कि समीर से कह दूंगी कि अभी मैं इस रिश्ते के लिए दिमागी तौर पर तैयार नहीं हूँ, लेकिन जब मैं नज़र उठाकर देखा तो समीर के बजाय कमरे में नताशा आई थी। मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी, मेरे पास आकर बैठ गई, कहने लगी, लग रही बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने के लिए बड़ी एक्साइटेड थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। नताशा कहने लगी, देखो साहिल तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वह मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करता है, इसीलिए मैं तुमसे साफ बात करने आई हूँ। साहिल से सिर्फ तुम्हारा कागजी रिश्ता ही रहेगा, क्योंकि जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ उतना ही साहिल से भी करने लगी हूँ। जितनी जुनूनी मोहब्बत मुझे तुमसे है उतनी ही जुनूनी मोहब्बत मुझे समीर से है। इसीलिए कभी नहीं चाहूँगी कि वह तुम्हें वह मोहब्बत दे जो वह मुझे देता है। तुम्हें उन नज़रों से देखे जैसे कि वह मुझे देखता है। मैं तो उसकी बातें सुनकर ही ठंडी पड़ गई थी, मेरी रीढ़ की हड्डी तो सनसनी दौड़ गई थी। नताशा कहने लगी, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ अपने लिए लाई हूँ ताकि तुम्हारी कहीं शादी ना हो जाए, तुम मुझसे दूर ना चली जाओ। हम दोनों इस घर में बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे अनाथ आश्रम में रहते हैं। हाँ, इसीलिए लेकिन साहिल मेरा पति है, मेरा ही रहेगा। मैं ये नहीं चाहूँगी कि तुम उसके लिए सजो या उसके करीब जाने की कोशिश करो। पूरा दिन तुम आज़ादी से घर में जहाँ चाहे घूम फिर सकती हो, लेकिन जैसे ही साहिल घर आएगा तुम कमरे से बाहर नहीं आओगी। तुम्हारा खाना पीना सब तुम्हें कमरे में ही मिल जाया करेगा। मैं तो नताशा की बातें सुनकर यूं हो गई थी कि जैसे सांस लेना भूल गई थी, जैसे खुदगर्ज मोहब्बत थी। नताशा की अगर ऐसी ही कोई इच्छा थी तो फिर उसने मेरा रिश्ता सुमित से क्यों ख़त्म करवाया और क्यों अपने पति से शादी करवाई। मैं भी एक इंसान थी, जीती जागती लड़की थी, अपने अंदर सब जज्बात रखती थी। मुझे अच्छा लगता था कि कोई मुझे चाहे, मुझे मोहब्बत दे। मैं सिर्फ एक दोस्ती की खातिर अपनी जज्बातों की कुर्बानी नहीं दे सकती थी। एक नेचुरल से ख्वाहिश थी जैसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। उसके बाद जो उसके ने मुझे कहा, मेरे तो होश उड़ गए थे। कहने लगी, अगर तुमने कभी भी साहिल के करीब जाने की कोशिश की तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी और साहिल की भी जान ले लूँगी। तुम जानती हो ना, मैं जो कहती हूँ वह कर दिखाती हूँ। ये कहकर वह कमरे से बाहर चली गई और मैं उसकी बात सुनकर यूँ हो गई थी कि कैसे पत्थर की हो गई थी। मेरे अंदर कोई जान ना बची थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। क्या वह मेरी वही दोस्त थी जो मुझ पर जान निछावर करती थी। वह कैसे अपनी मोहब्बत के चक्कर में मुझे तमाम ज़िंदगी की सज़ा सुनाकर चली गई थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मेरी वो रात रोते सिसकते गुजरी थी। पहली बार मुझे अपनी वह गुमनाम माँ याद आने लगी जिसके जिगर का टुकड़ा थी। फिर सोचा कि जब उसे ही मुझ पर दया न आई और मुझे अनाथ आश्रम के झूले में डाल गई तो मैं किसी और से क्या उम्मीद रखती। फिर मुझे ये लगा कि शायद मुझे सुमित की बद्दुआ लग गई। वह मुझे कितना चाहता था। मैंने उसे छोड़कर नताशा को अहमियत दे दी। नताशा को तो सब कुछ मिल गया था, प्यार करने वाला पति, अपना घर और वह दोस्त भी जो उसकी मोहब्बत की खातिर सारी ज़िंदगी एक बेनाम सी ज़िंदगी जीने पर मजबूर होगी। सुबह मैं जब कमरे से बाहर आई तो साहिल और नताशा नाश्ता कर रहे थे। मुझे देखकर नताशा कहने लगी, आओ आओ सुनैना, यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हें नाश्ता बना कर देती हूँ। इससे पहले ही नताशा उठकर
मेरे लिए नाश्ता बनाने ने माथे पर हाथ फेरा और उठकर खड़ा हो गया और एक ही घूंट। नताशा वैसे तो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन साहिल के सामने मुझे आने नहीं देती थी। 3 महीने गुजर गए थे। मुझे लगता था कि कैसे मैं कठपुतली हूँ, नताशा के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली। एक रात मैं रो रही थी जब मेरे कमरे पर दस्तक हुई। मुझे लगा नताशा होगी। मैं आंसू साफ किया और दरवाज़ा खोला तो मुझे हैरत का झटका लगा था। सामने साहिल खड़ा था। मुझे देखकर कहने लगा, आप रो क्यों रही है? मुझे उस समय उस पर इतना गुस्सा आया कि जिसकी हद नहीं थी। क्या वह इतना अनजान था? मैंने कहा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास आपकी पत्नी मौजूद है, जाइए उसके पास जाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। ये कहकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। काफ़ी देर मेरे दरवाजे पर दस्तक होती रही, लेकिन मैं पत्थर की बनी बैठी रही। एक रात लगभग 3 बजे मेरा सर दर्द के मारे फट रहा था। मैंने सोचा इस समय वह दोनों कमरे में जा चुके होंगे, इसीलिए मैंने अपने लिए चाय बनाने के लिए उठ गई। मैं चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। अभी मैं चाय बना ही रही थी कि मुझे लगा जैसे किचन के दरवाजे पर कोई खड़ा है। मैंने अचानक मुड़ के देखा तो हैरान हो गई। साहिल किचन के दरवाजे को टेक लगाए खड़ा था और मुझे ही देख रहा था। अचानक उसे मेरी नज़रें मिली तो सीधा खड़ा हो गया। कहने लगा, चाय बना रही हो? मैंने कहा, जी हाँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। कहने लगा, सर तो मेरे भी दर्द हो रहा है। काफ़ी रातों से जाग रहा हूँ, किसी की सिसकियाँ चैन नहीं लेने देता। ऐसा करो, मेरे लिए भी चाय बना दो। मेरा हाल कुछ पल के लिए काफ़ी थमा था, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं चाय बना चुकी थी, इसलिए 1 कप में चाय डाली और कह दिया, ये आप पी ले, मैं सोने जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं किचन से बाहर निकलती उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा जैसे करंट सा मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया है। साहिल कहने लगा, चाय तुमने अपने लिए बनाई थी, फिर अपना कप मुझे देकर क्यों जा रही हो? कब तक दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं को मारती रहोगी? चलो ऐसा करते हैं, आधी आधी पी लेते हैं। यह सुनकर मुझे हैरत हुई। जो कुछ उसकी आंखों में था मुझे घबराने पर मजबूर कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि साहिल को क्या जवाब दूँ। मेरा हाथ पकड़ने हुए मुझे स्लैब के पास ले गया और एक घूंट भरकर चाय का कप मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा, लो पी लो। मैं जितना भी हैरान होती उतना ही काम था। मैंने हैरत से उसे देख रही थी। वह कहने लगा, मैं जानता हूँ कि मैं बेहद स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ और मुझे देखने का तुम पर पूरा हक रखती हो, लेकिन ज़रा मुझे ये तो बताओ कि तुम मुझसे छुपती क्यों हो? मैं तो तुम्हें देखने के लिए भी तरस जाता हूँ। मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ मुझे तुम नज़र नहीं आती। साहिल की बातें तो मुझे हैरान कर रही थी। मैंने कहा, आपको परवाह है? ना जाने क्यों मैं सिकवा कर बैठी थी उस पर। वह कहने लगा, बहुत परवाह है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि तुम अपना दरवाज़ा क्यों लॉक रखती हो? कभी तुम्हें देखने का जी भी करता है तो मैं दरवाजे से ही लौट कर वापस चला जाता हूँ। इतना जुल्म तो अच्छा नहीं होता, सुनैना। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान थी। क्या वह मुझसे मोहब्बत करने लगा था? मेरा दिल जोरों से धड़कता था। फिर कहने लगा, सुनैना, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हें ना चाहते हुए भी चाहने लगा हूँ। शायद ये हमारे बीच बने रिश्ते की डोर है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। रात भर तुम्हारी सिसकियाँ मुझे बेचैन करती है। जब भी मैं ऑफिस से वापस आता हूँ मेरी नज़रें तुम्हें ही तलाशती है। तुम मेरी पत्नी हो, इसीलिए तुम्हें कमरे में बंद रहने की कोई ज़रूरत नहीं। कल जब मैं ऑफिस से आऊँ तो तुम तैयार होकर बाहर बैठना, जैसे ही नताशा होती है। ये कहकर वह किचन से चला गया और मेरी मिट्टी की मूरत बनी उसे देखती रही। अगले दिन मैं वैसा ही किया। मैंने एक अच्छा सा ड्रेस निकाला, खूब तैयार हुई और साहिल के आने से पहले बाहर आकर खड़ी हो गई। मुझे हॉल में यूं तैयार देखकर नताशा की हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई। कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि मैं उसे जवाब देती बाहर की डोर बेल बजी। मैं फौरन दरवाजे के पास गई। दरवाज़ा खोला तो सामने साहिल का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मेरे चेहरे भी मुस्कुराहट आ गई थी। उसके हाथों में 2 शॉपिंग बैग थे। मैंने एक
उसने एक मुझे पकड़ा दिया और कहने लगे, ये तुम्हारे लिए। ये सुनकर तो मैं खुश हो गई थी और फिर आगे बढ़कर दूसरा बैग उसने नताशा को पकड़ा दिया, लेकिन वह गुस्से में थी। उसने वह शॉपिंग बैग वहीं फेंका और अपने कमरे में चली गई। इससे पहले कि मैं उसके पीछे जाती, साहिल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, कोई ज़रूरत नहीं है उसे सर पर चढ़ने की। खाना गर्म करो, हम दोनों आज साथ में खाना खाएंगे। मैंने कहा, वह खुद को कुछ कर न ले। साहिल कहने लगा, कुछ नहीं करेगी। साहिल ने मेरे साथ बैठकर खाना खाया, बल्कि पहले निवाला भी अपने हाथ से मुझे खिलाया। तब तक आंसू मेरी आंखों से बहने लगे थे। साहिल कहने लगा, यूं रोकर मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं तुम्हारे साथ बहुत जुल्म कर रहा हूँ। मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता उस लड़की के साथ बुरा सलूक करूँ जो अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी को सिर्फ नताशा की जज्बातीपन को देख कर छोड़ आई। अपने हाथों से उसने मेरे आंसू पोंछे थे। फिर मेरे कान के पास आकर कहने लगा, सुने ना, अपने कमरे का दरवाज़ा आज रात को लॉक मत करना। मेरा दिल एक अजीब सी लय में धड़कने लगा था। समीर की बातों में तो जैसे मेरे अंदर के तमाम जज्बात को जन्म दे दिया था। रात के 3 बजे थे। समीर मेरे पास आया था। वह हमारे रिश्ते की डोर ही थी जो शायद मुझे साहिल की तरफ खींच रही थी। मैं अब साहिल से मोहब्बत करने लगी थी। मैंने अपने दिल को टटोला। सुमित अब उसमें कहीं नहीं था। शायद सुमित से मुझसे मोहब्बत की थी, लेकिन मैं कभी सुमित से मोहब्बत की ही नहीं थी। मेरे दिल में अब सिर्फ और सिर्फ साहिल ही था। हाँ, सुमित के लिए दुख जरूर हुआ, क्योंकि उसने मुझसे मोहब्बत की थी। उस रात जब साहिल मेरे पास आया तो हमारे बीच की सारी दूरियां मिट गई थी। कहने लगा, सुनिए ना, आज मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से का सारा प्यार दूंगा, जिस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है, क्योंकि नताशा के साथ तुम भी मेरी पत्नी हो। अगर नताशा मेरे प्यार की हकदार है तो तुम भी मेरी प्यार की हकदार हो। वह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात थी। सुबह होने से पहले साहिल चला गया था, लेकिन मेरे चेहरे पर साहिल के प्यार की लाली अभी तक गई नहीं थी, जो मेरे चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। सुबह नताशा ने मेरे चेहरे को देखा तो मैं उसे नजरें चुरा ली। उसने भी हाथ झटक दिया। फिर तो अब रोज ही ऐसा होने लगा था। कुछ दिन पहले ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे कुछ भी हजम नहीं हो रहा था। नताशा भी मुझे देखकर परेशान हो गई थी और मुझे डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन जो खबर आई सुनाई थी डॉक्टर ने सुनाई थी नताशा की, तो होश उड़ गए। लेकिन मैं खुश थी, क्योंकि मैं साहिल की खुशी देने जा रही थी जो नताशा नहीं दे पाई थी। नताशा मुझे गुस्से में देख रही थी। कहने लगी, ये सब क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा पाप करते हुए? मैंने कहा, मैंने क्या किया है? कहने लगी, मैं आज साहिल से कहकर तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। मैं तो घर में रहते हुए ये सब कर रही थी। शायद ये सुनना ही नहीं चाहती थी कि ये बच्चा साहिल का बच्चा है और वह मेरे पास आता रहता है। जब मैं घर गई तो साहिल पहले से ही मौजूद था। नताशा कहने लगी, ये लड़की तो बदचलन है। तुम जानते हो डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा कि ये प्रेग्नेंट है। हालांकि मुझे पता है तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। साहिल तो मेरे अलावा किसी के पास नहीं जा सकते। ये बदचलन है, इसे तलाक दे दो। मैं इसको अपने पास अब और नहीं रखना चाहती। मैं इसे अपने घर पर नहीं रखना चाहती। फिर कहने लगी, तुम चाहते हो थे ना कि मैं उसे ना मिला करूं। मैं अपने घर पर ध्यान दूं, तुम पर ध्यान दूं। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। मैं इस लड़की से दोबारा कभी नहीं मिलेंगी। बस उसे बाहर निकाल दो, इसे तलाक दे दो। वह रोए जा रही थी और जो भी उसके मुंह में आ रहा था बोले जा रही थी, लेकिन साहिल की नज़र तो मुझ पर ही थी। वह मेरे पास आया और कहने लगा, सच में तुम उम्मीद से हो? शायद वो नताशा की हर बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी और शायद उसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था, और वह इस विश्वास को पक्का करने के लिए मेरे पास आया। मैंने सर हाँ में हिला दिया तो उसने मुझे अपने बाहों में भर लिया। कहने लगा, आज तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि मुझसे जो मांगोगी तुम्हें दे दूंगा। ये देखकर नताशा ने तूफान खड़ा किया था। वह साहिल के पास आई, उसको मुझसे अलग कर दिया और मुझे धक्के देने लगी। कहने लगी, निकल जाओ मेरे घर से, तुम मेरा घर बर्बाद करने आई थी। मैंने कहा था ना कि कभी साहिल के पास आने की कोशिश मत करना। तुम्हें सिर्फ मैं अपने लिए लाई हूँ। ये कहना था कि साहिल ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया।
कहने लगा, खबरदार जो सुनैना को कुछ भी कहा, अगर तुम्हारी वजह से उसे कोई नुकसान पहुंचा तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। तुमने कम कुर्बानी नहीं ली है उसे अपनी मोहब्बत की खातिर। सुनैना अपनी पत्नी है, सुनैना मेरी पत्नी है और इस घर में मेरी पत्नी की हैसियत से ही रहे। हाँ, अगर तुम्हें ये सब मंजूर नहीं तो तुम्हारे फैसले पर आज़ाद छोड़ता हूँ। ये सुनना था कि नताशा अपने कमरे में चली गई और अपने आप को कमरे में बंद करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब मेरा दिल तड़प रहा था, मैंने क्यों उसे रोने दिया। हमेशा उसे अपने साथ लगाकर उसके आंसू पूछे थे, लेकिन साहिल ने मुझे कमरे में जाने नहीं दिया। कहने लगा, कोई ज़रूरत नहीं है उसके पीछे जाने की, वरना ये तुम्हें जीने का हक भी छीन लेगी। वह अंदर रो रही थी और मैं बाहर आंसू बहा रही थी। मोहब्बत तो मुझे नताशा से थी, लेकिन अपने रिश्ते का हक भी मुझे चाहिए था। बहुत सारे दिन ऐसे ही गुजर गए थे। तीनों एक दूसरे से कटे घूम रहे थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। घर का माहौल अजीब सा हो गया था। अगले दिन नताशा बहुत चुप थी, लेकिन मैं उसके सामने जाने से ज़रूर घबरा रही थी। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बॉक्स था। मुझसे कहने लगी, मेरे पास बैठो। मैं उसके पास बैठ गई। फिर उसने वह बॉक्स मेरी गोद में रख दिया। कहने लगी, इससे मैं शादी का जोड़ा है, आज पहनकर तैयार हो जाना। साहिल को खुद मैं तुम्हारे कमरे में भेज दूंगी और चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। मैं समझ गई कि जो कुछ मैंने किया वह गलत था। मुझे तुम्हारे बारे में भी सोचना चाहिए था। इतना कहकर नताशा ने अपनी शादी का जोड़ा मेरी तरफ बढ़ा दिया था। उसके दूसरे हाथ में एक बैग था। मैंने कहा, नताशा, ये बैग किस लिए? नताशा कहने लगी, मैं तुम दोनों की ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किए हैं। अब मैं इतनी ज़्यादा खुदगर्ज हो गई थी कि तुम्हें मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। सुनैना, हमेशा साहिल के साथ खुश रहना। अब मैं आगे की ज़िंदगी अकेले जीऊँगी। मैं नताशा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी। उसने साहिल को कहा, प्लीज़ मुझे तलाक दे देना, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ रहूं। शायद साहिल का दिल भी नताशा की तरफ से खट्टा पड़ गया था। उसने नताशा को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी और चुपचाप तलाक के पेपर पर साइन करके नताशा को दे दिए। नताशा चुपचाप दोबारा से अनाथ आश्रम लौट गई थी। कुछ समय बाद सुनने में आया था कि नताशा वहाँ की इंचार्ज बन गई हैं और अब वह पूरा अनाथ आश्रम भी संभालती हैं। मैं कभी कभी उनसे मिलने जाती हूँ। वह मुझसे वैसे ही खुश होकर मिलती है, लेकिन उसकी आंखों में छाई उदासी मुझे महसूस है। एक दिन अनाथ आश्रम में नताशा को मिलकर आ रही थी कि मेरा टकराव सुमित से हो गया था। उसके साथ एक लड़की थी। उसने बहुत ही प्यार से उसका हाथ पकड़ा हुआ था। मुझे देखकर वह एकदम से चौंक गया था। मैं उसके पास गई। मैंने कहा, कैसे हो सुमित? लड़की की तरफ देखा। मतलब समझ गया था। कहने लगा, ये मेरी पत्नी है। अब मैं कब तक तुम्हारी मोहब्बत को दिल से लगाए बैठे रहता? मुझे भी तो शादी करनी थी। मुझे भी सुमित से कोई शिकवा नहीं था। हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। किसी एक इंसान के लिए ज़िंदगी को ख़त्म नहीं कर दिया जाता। मैं सुमित को बधाई दी और फिर अपने घर चली आई, जहाँ मेरा पति साहिल मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने प्यार से मेरा हाथ थाम लिया, मुझे अपने पास बिठा लिया। मैं साहिल के सीने पर अपना सर रख दिया। मेरी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं था। अगर एक दुख है तो नताशा खुश नहीं है, और नताशा और उदास होती है तो मैं उदास हो जाती हूँ। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? जो कुछ हुआ था उसकी खुद की गलती से हुआ था। हमारी शादी को 5 साल बीत गए और मेरे 2 बेटे हैं। दोस्तों, नताशा का फैसला सही था या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा?